ईरान, अमेरिका, Iran is a disgrace. और इजराइल। We targeted Iran's main enrichment facility. आखिर इन सब की लड़ाई है किस बात? Israel launched multiple strikes on Iran. दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, लेकिन क्या वजह है कि अमेरिका और इजराइल इन सब को छोड़कर एक ही कंट्री ईरान के पीछे पड़ा है? ईरान और अमेरिका की इस जंग को पूरा समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा, ऑल द वे टू वर्ल्ड वॉर 2। We shall never surrender. वर्ल्ड वॉर 2 में दुनिया की हर कंट्री के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे कि या तो वो ब्रिटिश एम्पायर का साथ दे और या हिटलर का, Dass ich nicht in diesen Jahren für dich eingesetzt habe. जिसमें दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज ने ब्रिटिश एम्पायर का साथ दिया, लेकिन उस वक्त ईरान के बादशाह ने ब्रिटिश एम्पायर को छोड़कर हिटलर के साथ हाथ मिलाया, Ich werde nicht eingeladen. जिसके बाद ईरान और जर्मनी बहुत ही क्लोज दोस्त बनने लगे और ये बात ब्रिटिश एम्पायर को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसीलिए ब्रिटेन ने हर तरफ से ईरान पर हमला कर दिया और बहुत तेजी से पूरा ईरान फतह करने लगे। ये देखकर ईरान के बादशाह ने कुछ ही दिनों में ब्रिटिश एम्पायर के सामने सरेंडर कर दिया और उनसे अपनी बादशाहत बचाने की भीख मांगने लगा, जिस पर ब्रिटिश एम्पायर ने कहा, ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है, तुम्हें ईरान के तख्त से हटना होगा और अपने 22 साल के जवान बेटे को ईरान का नया बादशाह बनाना होगा, क्योंकि उसका ये बेटा रजा शाह पहलवी ब्रिटिश एम्पायर का एक वफादार पपेट था। ईरान का ये नया बादशाह अंग्रेजों से बहुत ज्यादा इंस्पायर था। वो चाहता था ईरान के लोग भी बिल्कुल वेस्ट की तरह कपड़े पहने, उन्हीं की तरह पार्टियां करें और अपने सारे ट्रेडिशंस को भूल जाए। इसीलिए वो पहले दिन से ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरह इस्लाम को ईरान के लोगों से दूर कर दिया जाए, जिसकी वजह से उसने ईरान में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई, बहुत सारे मदरसों और मस्जिदों को बंद कर दिया और ईरान के बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स को गिरफ्तार करने लगा और इनकी जगह म्यूजिक, पार्टीज और शराब को पूरे ईरान में फैलाने लगा। यहाँ तक एक टाइम ऐसा आया कि ईरान में इतनी शराब बनने लगी कि ईरान जैसा इस्लामिक मुल्क दुनिया को शराब एक्सपोर्ट करने लगा। ईरान के इस बादशाह का ख्याल था कि वो जो भी कर रहा है बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। I mean to be, as you say, the king of kings. यहाँ तक कि उसने एक दिन सऊदी के किंग फैसल को कहा कि तुम ये क्या पुराने जमाने में रह रहे हो, तुम्हें चाहिए कि सऊदी को भी बिल्कुल वेस्ट की तरह एक लिबरल कंट्री बना। लेकिन सऊदी के किंग फैसल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ पर फनी बात यह है कि आज वही सऊदी ईरान से कहता है कि तुम भी थोड़ा लिबरल बनो, लेकिन अब ईरान उसकी बात नहीं मानता। आखिर ईरान के बादशाह ने ईरान को इस्लाम से इतना दूर करने की कोशिश की कि ईरान के सारे बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स अपने इस बादशाह के खिलाफ होने लगे, जिसके बाद ईरान की मस्जिदों और मदरसों में ये स्कॉलर्स बादशाह के खिलाफ स्पीचेस करने लगे, जिसमें सबसे बड़े स्कॉलर का नाम था आयतुल्लाह खुमैनी। खुमैनी और उसके फॉलोअर्स ईरान की आवाम को बादशाह के खिलाफ बगावत के लिए भड़काने लगे। आखिर खुमैनी की ताकत ईरान में इतनी बढ़ गई कि ईरान के बादशाह ने उसे गिरफ्तार करके ईरान से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया, जिसके बाद इमाम खुमैनी ईरान को छोड़कर इराक में रहने लगे, जहां एक यंग लीडर उसकी हर हरकत को बहुत गौर से नोट कर रहा था, सद्दाम हुसैन। आहिस्ता आहिस्ता सद्दाम हुसैन भी खुमैनी की ताकत को देखकर उससे डरने लगा। यहाँ तक कि एक दिन उसने ईरान के बादशाह से कहा कि अगर आप चाहते हैं तो मैं खुमैनी को साइड पे करके उसे गोली मार देता हूँ, जो सद्दाम के लिए एक बहुत ही आम बात थी और इसे हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। लेकिन ईरान के बादशाह ने कहा कि नहीं, इसे मारने की कोई जरूरत नहीं, ये बुड्ढा खुमैनी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इमाम खुमैनी इराक में बैठकर अपनी स्पीचेस को कैसेट्स में रिकॉर्ड करने लगे, जिन्हें फिर बहुत सीक्रेटली स्मगल करके पूरे ईरान में फैला दिया जाता था। और खुमैनी की बातें सुनकर लोग इतना इंस्पायर होते थे कि वो आहिस्ता आहिस्ता ईरान के बादशाह से ज्यादा इमाम खुमैनी को अपना लीडर मानने लगे। लेकिन फिर भी ईरान के बादशाह को हटाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि उसके पास एक बहुत ही खतरनाक फौज और
सुपर पावर अमेरिका का फुल सपोर्ट हासिल था America gave us generous and valuable financial and military assistance. और वो मुसलमान दुनिया में अमेरिका का फेवरेट पपेट था। लेकिन यहाँ पर जब ईरान का बादशाह अपनी ताकत की पीक पर था, उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। द फ्लेम्स ऑफ पर्शिया। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महंगी पार्टी अचानक एक दिन ईरान के बादशाह ने ऐलान किया द ग्रेट पर्शियन एम्पायर को दोबारा जिंदा करने के लिए ईरान में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होगी। ये एक ऐसी पार्टी थी जिसमें दुनिया के सारे लीडर्स और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनवाइट किए जाएंगे। ईरान का बादशाह उसी पर्शियन एम्पायर को दोबारा जिंदा करना चाहता था, در این روز بزرگ تاریخ ایران जिसे आज से बहुत साल पहले हजरत उमर बिन खत्ताब की खिलाफत में मुसलमानों ने तबाह कर दी। इस पार्टी के लिए ईरान के डेजर्ट के बीच में एक नई सिटी बनाई गई और अपने वीआईपी मेहमानों के लिए ईरान के बादशाह ने 600 लेमोजीन्स मंगवाई, सोने की प्लेट्स में खाना खिलाया, जिसके बाद ईरान के बादशाह ने सबको अपने सामने खड़ा किया और अपने सोने के तख्त पर ऐसे बैठा कि अब वही पर्शियन एम्पायर का नया शहंशाह है। लेकिन अब जब ईरान का बादशाह अपनी अयाशी की जिंदगी गुजार रहा था, वहाँ ईरान के गरीब लोग सोचने लगे कि हम यहाँ खाने पीने की चीजों को तरस रहे हैं और हमारा बादशाह सोने की प्लेट में खाना खाता है। इसीलिए इस पार्टी के बाद ईरान के लोग बहुत तेजी से इमाम खुमैनी की सोच की तरफ बढ़ने लगे और खुमैनी ने भी अपनी कैसेट्स में ऐलान किया शनीदन मतलिब हक कि ईरान का बादशाह आज के दौर का यजीद है। आहिस्ता आहिस्ता खुमैनी ईरान में इतना ताकतवर हुआ कि ईरान के बादशाह को समझ आ गई कि अब उसे सिर्फ एक ही ताकत खुमैनी से बचा सकती है, सुपर पावर अमेरिका। तो वो बिल्कुल अपने बाप की तरह जाकर सुपर पावर्स के सामने भीख मांगने लगा, जिसके बाद अमेरिका, फ्रांस और बाकी कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स ने मिलकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग की और इस मीटिंग के एंड में उन्होंने ईरान के बादशाह को क्लियरली कहा कि अब तुम्हें खुमैनी से कोई नहीं बचा सकता। और ये सुनते ही ईरान का बादशाह अपने मुल्क को छोड़कर हमेशा के लिए भाग गया। जैसे ही खुमैनी को पता चला कि ईरान का बादशाह उसके खौफ की वजह से ईरान को छोड़कर भाग चुका है, तो इमाम खुमैनी 14 साल एग्जाइल में रहने के बाद फाइनली ईरान की तरफ रवाना हुआ। दुनिया की तारीख में अब तक किसी भी लीडर के लिए इतने लोग जमा नहीं हुए थे जितना इमाम खुमैनी को वेलकम करने के लिए जमा हुआ। 70 लाख लोगों ने इमाम खुमैनी को ईरान में वेलकम किया, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। जैसे ही खुमैनी ईरान पहुंचे, ईरान की जमीन से पहली बार डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारे लगने लगे। खुमैनी के फॉलोअर्स ने अमेरिका की एम्बेसी के सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया और खुमैनी ने अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम लेकर कि मैं इन 50 लोगों को तब तक रिहा नहीं करूंगा जब तक तुम अमेरिका ईरान के बादशाह को हमारे हवाले नहीं करते। और यहाँ से पहली बार अमेरिका और ईरान की दुश्मनी शुरू हुई। लेकिन ईरान का बादशाह कभी भी वापस ईरान नहीं आया और उसके मरने के बाद उसके बेटे ने ईरान का नया शाह होने का ऐलान किया। नाउ ईरान में खुमैनी ने अपनी नई इस्लामिक हुकूमत बनाई, लेकिन जैसे ही खुमैनी ईरान का लीडर बना, एट द सेम टाइम ईरान के बिल्कुल पास इराक में भी एक नया लीडर बना, सद्दाम हुसैन। लेकिन यहाँ मसला ये था कि दुनिया के बाकी लीडर्स खुमैनी की ताकत से बहुत डरते थे, क्योंकि खुमैनी अपने स्पीचेस में बार बार बाकी मुसलमान दुनिया की आवाम को अपने बादशाहों के खिलाफ बगावत करने पर उभारते थे। ये देखकर इराक के लीडर सद्दाम हुसैन ने अमेरिका और अरब लीडर्स के कहने पर खुमैनी पर हमला कर दिया और 8 साल तक ईरान और इराक के दरमियान एक बहुत ही सख्त जंग हुई। लेकिन सद्दाम हुसैन के पास पूरी दुनिया की सपोर्ट होने के बाद भी वो खुमैनी को उसके तख्त से हटा नहीं सका। और आखिर 8 साल बाद जैसे ये जंग खत्म हुई, उसके कुछ ही अरसे बाद इमाम खुमैनी इस दुनिया से चले गए। खुमैनी का जनाजा दुनिया की तारीख का
सबसे बड़ा जनाजा था, क्योंकि उसके जनाजे में 1 करोड़ लोग शामिल थे, जो आज तक गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में किसी भी लीडर के लिए दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग है। जिसके बाद ईरान के मिनिस्टर्स ने मिलकर खुमैनी के बाद अपना नया लीडर चूज किया, आयतुल्लाह खुमैनी का स्टूडेंट आयतुल्लाह अली खामेनाई, जो आज तक ईरान का सुप्रीम लीडर है। इराक के साथ जंग खत्म होने के बाद ईरान के लीडर्स को समझ आ गई कि अब अमेरिका और इजराइल उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक ईरान के पास अपना खुद का एटम बॉम्ब ना हो।